कई एक बार मन में ये शंका आती है कि आदिनाथ भगवान के आने से पहले कामधेन और कल्पवृक्ष हुआ करते थे। उसके बाद जब ये सुनते हैं कि वो इक्ष्वाक वंश से हैं, तो ये वंश की परंपरा कब से चली? भोगभूमि काल में वंश नहीं चलता है, क्योंकि वहां दो ही उत्पन्न होते हैं, दोनों मरण जाते हैं, माँ बाप मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा चली कि सबसे पहले इक्षु दंड का भोजन जनता जब भूखी प्यासी आई तो स्वतः ही अपने आप गन्ने उत्पन्न होते थे वहां, जैसे आप गन्ना खोलते हैं, और वो गन्नों से रस अपने आप टपकता था। इतने रस भरा हुआ रहता था उन गन्नों में कि गन्ना पकने के बाद अपने आप से उससे रस टपकता था। आदिनाथ भगवान के इस समय नाभि राय ने उन गन्ने के रस को पीने के लिए कहा, ये रस पीने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य है। दूसरे मत में ऋषभ देव ने बताया कि ये गन्ने का रस पीने योग्य है। तो इक्षु रस का भोजन कराया था। इक्षु रस ही पहले भोजन में दिया जाता था। सबसे पहले कर्म भूमि के प्रारंभ होने में किसी ने यदि पान किया तो वो गन्ने का रस पिया था उन्होंने, इसलिए तब से उनका नाम इक्ष्वाकु वंशज पड़ गया। दूसरा काल तीसरा का मत मिलता है कि ऋषभ देव ने इक्षु रस का ही आहार लिया था प्रथम, इसलिए वो इक्ष्वाकु वंश प्रसिद्ध हुआ। ये तीसरे रंग की बात तो इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि वो दीक्षा के बाद हुआ और दीक्षा के बाद कोई वंश का सवाल नहीं उठता। तो वो दो बातें जो पहले की हैं, उस समय प्रायः लोग इतनी खेती करने का ऋषभ देव ने सिखा दिया था, लेकिन इतना खेती का प्रचार नहीं हुआ था, इतना व्यापार नहीं हुआ था, क्योंकि खेती सिखा भी दी थी। भोग भूमि अजीम थे, इतने सुकुमार होते थे कि वे धूप में काम नहीं कर पाते थे, इतना बड़ा व्यापार भी नहीं था। इसलिए जो स्वाभाविक जंगलों में गन्ना होता था उसका सबसे ज्यादा पान करते थे। हर घरों में लोग गन्ने का रस पीते थे, हर घरों में गन्ने का रस होता है जैसे तुम्हारे यहाँ पानी होता है। तो इस कारण से उस समय उनको इक्ष्वाकु वंशज कहा गया। ये दो कारण मिलते हैं महापुराण में। पूज्य वज्र सेन स्वामी ने इन दो कारणों पर ही जोर दिया है, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।